स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। साथियों, अभी फिलहाल भारतीय विजन क्लासेस पर भारतीय काव्य शास्त्र का हस्तलिखित प्रश्नोत्तरी चल रहा है। जो भी विद्यार्थी क्लास 1 नहीं देखे होंगे उसे देख लेंगे। यानी हम 168 प्रश्नों को करा चुके हैं और हम आपको पहले ही बता दिए थे प्रथम क्लास में कि भारतीय विजन क्लासेस पर भारतीय काव्य शास्त्र का संपूर्ण निचोड़ MCQ सीरीज करवाएंगे, जिसमें से हम 168 प्रश्न देख लिए हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 169 से। तो प्रश्न नंबर 169 है, छंद में कितने चरण होते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। छंद में कितने चरण होते हैं? तो छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो छंद में कुल 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा चरण। कुल 4 चरण होते हैं, जिसमें से 2 चरण सम चरण होते हैं, 2 चरण विषम चरण होते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 चरण। यानी किसी भी काव्य की पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति विषम चरण माना जाता है और दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति को सम चरण माना जाता है। प्रश्न नंबर 170, छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो छंद के अगर कहीं पर आपको 3 भी प्रकार मिल सकता है, वो 3 प्रकार क्या क्या हो जाएगा? तो 3 प्रकार हो जाएगा, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। और अगर कभी कभी 4 भी प्रकार कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो छंद के वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो छंद के 4 प्रकार हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद और वर्णिक विरिक्त छंद। अब इसमें क्या अंतर होता है? तो वर्णिक छंद वर्णों के गणना के आधार पर छंद को पहचाना जाता है। वर्णिक विरिक्त छंद क्या होता है? तो वर्णों में जो गण आते हैं, तो गणों को बंद कर जो रचा जाता है उसे कहते हैं वर्णिक विरिक्त छंद। मात्रिक छंद मात्रा की गणना के आधार पर रचा गया कोई भी काव्य। और मुक्त छंद, इस छंद में मात्राओं और वर्णों की गणना पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आप जितने भी मात्रा, जितने भी वर्णों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 171। प्रश्न नंबर 171 है, छंद में यति का अर्थ क्या होता है? छंद में यति, छंद का ये क्या है? एक प्रकार से कह सकते हैं छंद जो है, एक यति जो है छंद का एक अंग है। क्या है? अंग है। तो छंद में जो अति आता है, तो अति का अर्थ क्या होता है? दौड़ना, कूदना, विराम करना या चलना। तो छंद में यति का अर्थ क्या होता है? तो जान लें। तो छंद में यति अर्थात विराम करना, रुकना होता है। जब भी किसी काव्य को हम पढ़ते समय या किसी काव्य को लिखते समय जब रुकते हैं कुछ देर के लिए, तो उसी को यति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 172, छंद में गणों की कुल कितनी संख्या होती है? छंद में गणों की कुल कितनी संख्या होती है? तो छंद में कुल 8 गण हैं। कितने गण हैं? 8 गण हैं। और वो 8 गण कौन कौन है? यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन। यानी कुल 8 गण हैं। अब गणों के आधार पर खासकर गणों की मात्रा का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान वर्णिक छंद में होता है और वर्णिक विरिक्त छंद में होता है। प्रश्न नंबर 173, कौन सा विकल्प गुरु मात्रा, यानी गुरु मात्रा याद रखिएगा, एक गुरु मात्रा अर्थात बड़ी मात्रा जिसे कह सकते हैं, जिसे 2 में गिना जाता है। जिसे क्या में गिना जाता है? 2 में गिना जाता है। तो गुरु मात्रा से संबंधित कौन सा इसमें विकल्प सही है? तो देखिए, गुरु मात्रा में किसे किसे गिनते हो मैं आपको बता देता हूं। तो आ, दुर्गई, दुर्गाऊ, ए, आ, ओ, आओ। कितना हो गया? तो ये सभी क्या है? तो बड़ी मात्राएं हैं जिनको गुरु मात्रा या दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। अब इनकी जो मात्रा जो गिना जाता है, इसे 2 मात्रा में गिना जाता है। तो इसमें कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है उसे आप देख लें एक बार। तो इसमें लग रहा है ऑप्शन नंबर जो आपका है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए सभी ये सब शामिल है। री भी है जिसे 2 में गिना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? तो सही जवाब है। प्रश्न नंबर 174, छंद की प्रथम चर्चा कहाँ हुई थी? तो छंद की जो प्रथम चर्चा कहाँ हुई थी? बहुत ही आसान सा सवाल है। तो याद रखिए, छंद की जो प्रथम चर्चा है ऋग्वेद में हुई थी। कहाँ हुई थी? ऋग्वेद में हुई थी। बाकी ऑप्शन को हम नहीं पढ़ रहे, आप देख लीजिए। आप देखकर अपना अनुमान लगा लीजिएगा कौन सा सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 175 है, यगन में मात्राओं की गणना होती है। अब यगन में मात्राओं की गणना कैसी होती है? 1 2 2 का क्रम होता है, या 1 2 1 का होता है, या 2 2 1 का होता है, या 1 2 2 का होता है। तो यगन जो है, सबसे पहले पहला गण है यगन। यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन। तो यगन में जो है मात्रा इसका होता है 1 2 2 का होता है। क्या होता है? 1 2 2।
1 2 2। अन्य जो है, अब देखिए मगन का होता है 2 2 2, तगन का होता है 2 2 1 और रगन का होता है 2 1 2। अब जगन का होता है 1 2 1, भगन का होता है 2 1 1, नगन का होता है 1 1 2 और 1 1 1 और सगन का होता है 1 1 2। इसका भी ट्रिक हम आपको दे दे रहे हैं, अगर आपको याद करना होगा, क्योंकि इसको याद करना जरूरी है कि इसकी मात्रा कितनी है। देखिए अगन मगन तगन रगन, ये 4 एक साथ लेके चलना है। यगन मगन तगन रगन को एक साथ लेके चलना है। उसके बाद जगन भगन नगन सगन को एक साथ लेके चलना है। अब देखिए ऊपर से यगन और नीचे से सगन, ऊपर से यगन और नीचे से सगन की मात्रा जो है उसको जस्ट उल्टा कर देना है। जैसे यगन का है 1 2 2, अब इसको क्या करना है, इसको बदल देना है। किसे बदलना है, जो 1 है वो 2 में बदल जाएगा, जो 2 है वो 1 में बदल जाएगा। जो 1 है वो 2 में बदल जाएगा और जो 2 है वो 1 में बदल जाएगा, और उसको पलट देना है। क्या करना है, पलट देना है। जैसे मान लो इसको पलट दें तो हो जाएगा 2 2 1, क्या हो जाएगा 2 2 1, और इसके स्थान पर जो 2 2 है वो 1 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसी तरह इसको पलटते जाना है। उसके बाद देखिए अगन के बाद मगन आता है। अब मगन और इधर चलना है सगन, सॉरी मगन, और नीचे है दूसरा स्थान नीचे चलेंगे तो नगन आएगा। तो मगन नगन, मगन में 2 2 2, उसी प्रकार इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो फिर ये 2 2, और इसको सब इसका चेंज कर देंगे, सब 2 2 क्या हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा मगन नगन। उसके बाद क्या आता है, तगन आता है, और इधर आता है भगन। क्या आता है, तगन भगन। अब देखिए यहाँ पर तगन में क्या है, सबसे पहले इसको पलट देना है तो हो जाएगा 1 2 2, और जो 2 2 है वहाँ 1 1 हो जाएगा, और जहाँ 1 है वहाँ 2 हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा, ये तगन वाला जो है भगन हो जाएगा, और रगन जगन हो जाएगा। देखिए रगन को क्या करना, पलट देना है, तो पलटेंगे तो भी 2 1 2 होगा। अब 2 के स्थान पर चेंज कर देना है, 2 के स्थान पर 1 आ जाएगा और 1 के स्थान पर 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। इस पर मेरा छंद का एक स्पेशल वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। इसका ट्रिक है यस मन तब रज, यस मन यस मन। देखिए यस मन, यस में यगन सगन एक साथ है, सिर्फ यगन को पलट देना है और उसका जो 1 वाला को 2 बना देना, 2 वाला को 1 बना देंगे तो सगन अपने आप हो जाएगा। यस मन, मन में क्या है, तो मन में आपका जो है मगन और नगन है, तो मगन में 2 2 है, उसको पलटेंगे तभी 2 2 हो जाएगा, और 2 के जगह पर 1 कर देना, यानी उसका जो भी मात्रा उसको बदल देना है। तो बहुत ही आसान है, इसी तरह आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 176। छंद का प्रत्येक पंक्ति क्या कहलाता है। छंद का प्रत्येक पंक्ति क्या कहलाता है, चरण पद पाद या सभी। तो छंद का प्रत्येक पंक्ति क्या कहलाता है, तो छंद का प्रत्येक पंक्ति जो है चरण भी कहलाता है, पद भी कहलाता है, पाद भी कहलाता है। यानी चरण पद पाद सब एक ही बात हुआ, इसलिए इसका सही आंसर होगा सभी। यानी चरण कहिए, पद कहिए या पाद कहिए, सब एक ही बात हुआ। प्रश्न नंबर 177। निम्नलिखित छंदों में कौन सा छंद मात्रिक नहीं है। अब देखिए छंद के प्रकार है मात्रिक छंद, मात्राओं के गणना के आधार पर जो काव्य लिखा जाता है, रचा जाता है, वो मात्रिक छंद का उसमें प्रयोग होता है, और वर्णों की गणना के आधार पर वर्णिक छंद। तो इसमें से मात्रिक छंद नहीं है, यानी बाकी सभी मात्रिक है, एक जो है मात्रिक छंद नहीं है। सवैया, चौपाई, रोला, बरवे। तो इसमें मात्रिक छंद कौन सा नहीं है, तो देखिए चौपाई मात्रिक छंद है, बरवे मात्रिक छंद है, रोला भी मात्रिक छंद है, लेकिन सवैया आपका क्या है, तो वर्णिक छंद है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सवैया जो है वो मात्रिक छंद नहीं है। प्रश्न नंबर 178। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद नहीं है। दोहा, सोरठा, कवित, छप्पई। तो दोहा भी मात्रिक छंद है, सोरठा भी है, छप्पई भी है। कवित जो आपका वर्णिक छंद है, तो ये मात्रिक छंद नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कवित। प्रश्न नंबर 179। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद नहीं है। फिर से वही प्रश्न है, अब इसमें मात्रिक छंद कौन सा नहीं है। उलाला, घनाक्षरी, हरिगीतिका, कुंडलिया। अब इसमें पहचानना है कि मात्रिक छंद कौन सा नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो अब यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है आपको कन्फ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा उलाला, हरिगीतिका, कुंडलिया ये सभी मात्रिक छंद है। घनाक्षरी मात्रिक छंद नहीं है। घनाक्षरी क्या है, मात्रिक छंद नहीं है। यह एक क्या है, तो घनाक्षरी जो है यह एक वर्णिक छंद है। क्या है, तो घनाक्षरी जो है आपका वर्णिक छंद है।
घनाक्षरी में प्रत्येक चरण में क्या होते हैं, तो टोटल कुल मात्राओं, इसमें कुल वर्ण आते हैं। कुल वर्णों की संख्या घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं। 8 की वर्णों की जो संख्या 8 की होती है। और घनाक्षरी छंद जो होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें नगन, सगन, रगन, 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 यानी 3 बार रगन रगन आता है, 2 बार नगन सगन आता है। जब वर्णों को आप गिनती करेंगे और उसको चलेंगे, उसके गणों के मात्रा को मिलाएंगे तो किस प्रकार गण आएगा, तो घनाक्षरी छंद में गण आएगा आपका नगन, सगन, रगन, रगन, रगन। तो इस प्रकार आप जान लेंगे इसमें घनाक्षरी छंद का प्रयोग है। प्रश्न नंबर 180, निम्नलिखित छंदों का में वार्णिक छंद है। अब यहाँ वार्णिक छंद जानना है। तो देखिए सवैया वार्णिक है, कवित्त भी वार्णिक है, घनाक्षरी सभी वार्णिक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी। प्रश्न नंबर 181, निम्नलिखित में से वार्णिक छंद नहीं है। फिर वही प्रश्न आ गया, मालिनी, मदाक्रांता, इंद्रब्रजा या छप्पय। तो छप्पय तो मात्रिक है, बाकी मालिनी, इंद्रब्रजा, मदाक्रांता ये सभी क्या है, तो वर्णिक छंद हैं। और नहीं में कौन हो जाएगा, छप्पय। किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती। कितनी मात्राएं, 16 मात्रा। मात्रा पूछेगा तो तुरंत आपको दिमाग में रखना कि मात्रिक छंद का ही कोई प्रकार होगा। और वर्ण पूछेगा तो वर्णों की मात्रा पूछ देगा तो आपको याद रखना है वर्णिक छंद का ही कोई प्रकार होगा। तो किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, सवैया, चौपाई, बरवे या दोहा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा चौपाई का जो है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौपाई। क्या हो जाएगा, चौपाई। अगर आप तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़े होंगे तो रामचरितमानस जो है वो चौपाई और दोहा छंदों में रचित है, उसे एक बार जरूर पढ़िएगा। आगे है कि छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा। आप देखिए 24 मात्रा वाला कौन सा छंद है, तो कि छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। तो देखिए रोला, हम आपको बता दे रहे हैं ज्ञान जानकारी के लिए, रोला, दोहा और सोरठा। रोला, दोहा और सोरठा सभी में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती, 24 मात्राओं वाली ये सभी छंद हैं। अब इसमें आपका दोहा सोरठा नहीं है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, रोला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 184, किस छंद में 19 मात्राएं होती हैं। अब 19 मात्रा वाला कौन सा छंद है वो हमें जानना है। 19 मात्रा वाला कौन सा छंद होता है, हम मात्रिक छंद की भी बात कर रहे हैं। तो 19 मात्रा वाला आपका जो छंद होता है, इसमें ऑप्शन में जो दिया हुआ है सवैया, दोहा, सोरठा या बरवे। सवैया तो आपका क्या हो गया, ये तो वर्णिक छंद है। और सवैया में जो होता है 22 से 26 वर्ण आते हैं, 22 से 26 वर्ण आते थे तो मात्रिक होगा ही नहीं। अब यहाँ दोहा बच गया। दोहा जो है, दोहा 13 और 11 पर यति रहता है, 13-11 मात्रा पर चलता है, कुल 24, तो ये भी होगा नहीं। सोरठा जो है दोहा का जस्ट उल्टा होता है, इसमें 11-13 का कॉम्बिनेशन होता है मात्राओं का। अब यहाँ बचा बरवे। बरवे में कुल मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो 19 होती है। और बरवे जो है 19 मात्राओं में इसका चलता है 12 और 7, 12-7 का इसका चलता है। पर एक चरण में 12 है, यानी अगर चलेगा तो प्रथम चरण 12, फिर दूसरा चरण 7, इसी प्रकार चलता है। तो 12-7 19 मात्राएं आती बरवे छंद में, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 185, कि छंद के विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 अभी चर्चा किए थे। विषम चरण में 13 और सम चरण में 11, एकदम सीधा आपका आंसर चला जाएगा। कितना आसान सा ये है। तो 13-11 वाला जो है याद रखिएगा 13-11 मात्राओं वाला आपका दोहा हो जाएगा। और 11-13 की बात हो तो आपका सोरठा हो जाएगा। सोरठा यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दोहा। प्रश्न नंबर 186, किस छंद के प्रथम और तृतीय में 12 मात्रा और द्वितीय चतुर्थ में 7 मात्रा। पहला और तीसरा नहीं, विषम चरण में 12 मात्रा और सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं। तभी तो जस्ट उसी की चर्चा हम किए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बरवे। बरवे में विषम चरण में 12 मात्राएं आती है और सम चरण में 7 मात्राएं आती है, यानी 12 मात्रा विषम में और 7 मात्राएं सम में। बहुत ही आसान सा है। अगर आप छंद पढ़ेंगे तो आपको जवाब देने में कोई कठिनाई नहीं होती होगी। और इसलिए हम जितने भी प्रश्न यहाँ लेकर आए हैं सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। किस छंद को दोहा छंद का उल्टा माना जाता है। अभी चर्चा किए थे थोड़ी देर पहले, किस छंद को दोहा छंद का उल्टा माना जाता है।
सोरठा को, रोला को, हरी गीतिका को, चौपाई को। तो सही जवाब है दोहा का जस्ट उल्टा होता है सोरठा। याद रखिएगा, सोरठा को दोहा छंद का जस्ट क्या माना जाता है? उल्टा माना जाता है। प्रश्न नंबर 188 है, हरी गीतिका छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? हरी गीतिका छंद आ गया, कौन सा छंद आ गया? हरी गीतिका छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो हरी गीतिका छंद में कुल जो मात्राओं की संख्या है वो कितनी है? तो 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं होती हैं। और इसमें जो होता है विषम चरण में कितना होता है? तो विषम चरण जो पहला और तीसरा विषम चरण में मात्रा होता है 16 का, और सम चरण में मात्रा होता है 12 का। और 16 12 कितना हो गया? 28 मात्रा। प्रथम और तृतीय में 16 मात्राएं होती है, और द्वितीय और चतुर्थ में 12 मात्राएं होती है। और 16 12 कितना हो गया? 28 मात्राएं। तो हरी गीतिका छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं। 16 12 का कॉम्बिनेशन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 189 कि छंद में विषम चरण में, यहाँ थोड़ा सा कुछ छूट गया है। अब यहाँ पूछा गया किस छंद के विषम चरण में कितनी मात्रा की बात हो रही है? तो यहाँ 15 मात्राएं दी गई हैं और सम चरण में 13। तो 15 और 13 वाला कौन चलता है? 15 13 ये भी कितना हो गया आपका? ये भी आपका हो गया 15 13 28। तो किस छंद के विषम चरण में 15, यानी यहाँ 15 थोड़ा सा पढ़िएगा, 15 15। तो किस छंद के विषम चरण में 15 15 मात्राएं और सम चरण में 13 13 मात्राएं होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक छंद है आपका उलाला, जो भी उसमें भी 28 मात्राएं होती हैं, और इसमें 15 और 13 का कॉम्बिनेशन चलता है। विषम चरण में 15 मात्राएं और सम चरण में 13। जबकि हम देखें हरी गीतिका में क्या देखें? विषम चरण में 16 और सम चरण में 12, बस इतना ही अंतर है। प्रश्न नंबर 190, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है। प्रश्न नंबर 190, प्रश्न नंबर 190 को हम देखते हैं। बहुत ही बेहतर प्रश्न है, क्योंकि अक्सर ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछ देता है। तो प्रश्न है रोला प्लस उलाला, यानी रोला छंद और उलाला छंद के मिलने से कौन सा छंद का निर्माण होता है? तो रोला और उलाला, याद रखिएगा, रोला प्लस उलाला, रोला प्लस उलाला, यानी रोला उलाला मिलके छप्पई बनते। क्या बनते हैं? छप्पई बनते हैं। रोला प्लस उलाला बराबर छप्पई। छप्पई होता है और एक आपका कुंडलिया होता है। दो छंद ऐसे हैं, रोला प्लस उलाला छप्पई, और दोहा प्लस रोला कुंडलिया। दोहा और रोला के मिलने से कुंडलिया छंद का निर्माण होता है, और जबकि रोला और उलाला के बनने से छप्पई छंद का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 191 है कि छंद में कुल 6 चरण होते हैं? कि छंद में कुल 6 चरण होते हैं? प्रश्न नंबर 191 कि छंद में कुल 6 चरण होते हैं? तो हम आपको बताए थे कि छंदों में मुख्यतः 4 ही चरण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे छंद हैं जिसमें 6 चरण होते हैं। तो 6 चरणों वाला जो छंद है वो कौन है? छप्पई, कुंडलिया, हरी गीतिका, या ए और बी दोनों। तो अभी हम आपको बताए थे कि दोहा प्लस रोला। क्या बताए थे? दोहा प्लस रोला। तो दोहा और रोला के मिलने से कुंडलिया बनता है, जबकि एक और है रोला और उलाला के बनने से छप्पई बनता है, जिसके कारण इसमें 6 चरण हो जाते हैं। तो 6 चरणों वाले 2 छंद हैं, छप्पई और कुंडलिया। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 192, दोहा और रोला के योग से कौन सा छंद बनता है? तभी जस्ट चर्चा किए। तो दोहा रोला कुंडलिया, और आपका फिर याद रखना है दोहा रोला कुंडलिया और रोला उलाला छप्पई। रोला उलाला छप्पई, दोहा रोला कुंडलिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 193, मुक्त छंद के जन्मदाता कौन है? मुक्त छंद के जन्मदाता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला जी यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद, या महादेवी वर्मा। तो मुक्त छंद के जन्मदाता कौन है? यह प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है कि वह कौन से रचनाकार है या कौन से विद्वान है, जो भी पूछ सकता है, जिन्होंने कविता को छंदों से मुक्त कर दिया, या फिर मुक्त छंद के जन्मदाता कौन है? तो आपका सही जवाब होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो हैं मुक्त छंद के क्या हैं? तो जन्मदाता हैं। प्रश्न नंबर 194 की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 194 है किस छंद के प्रथम चरण में 8 8 8 वर्ण और अंतिम चरण में 7 वर्ण आते हैं? कुल 31 वर्ण। कुल 31 वर्ण हो जाते हैं। वर्ण आगे तो वर्णिक छंद की बात होगी, तो वर्ण आगे तो वर्णिक छंद की बात, तो रोला और उलाला तो इसका कहानी ही समाप्त हो गया। रोला और उलाला तो होगा ही नहीं।
अब यहाँ चलते हैं कि इस छंद के प्रथम 3 चरण में 8-8 मात्रा, 8-8 वर्ण। प्रथम 3 चरण में कितने वर्ण? तो 8-8 वर्ण, और अंतिम जो है चतुर्थ चरण जो है उसमें 7 वर्ण आते हैं। अब इसमें वार्णिक छंद को गिनना बहुत आसान होता है, सीधा वर्ण को डायरेक्ट गिन दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सवैया के बारे में चर्चा करते हैं। सवैया जो है इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। यहाँ 31 वर्ण की बात हो रही थी, तो होगा ही नहीं। तो आपका सही जवाब है कवित। कवित छंद जो है ये वर्णिक छंद है, और कवित छंद जो है वर्णिक में वर्णिक समृद्ध छंद इसको कहा गया है। क्या कहा गया? इसे वर्णिक समृद्ध छंद कहा गया है। अब इसमें जो प्रथम 3 चरण में 8-8 वर्ण आते हैं, और अंतिम चरण में क्या आता है? तो अंतिम चरण में 7 वर्ण, कुल 31 वर्णों की यह क्या है? छंद है। प्रश्न नंबर 195, किस छंद में 7 भगन 2 गुरु वर्ण होते हैं? अब किस छंद में 7 भगन और 2 गुरु वर्ण होते अर्थात आते हैं? देखिए, जब वर्णिक छंद पढ़िएगा तो वर्ण को तो गिनना आपका आसान हो जाएगा, लेकिन उसमें यगन मगन जगन भगन जो है, ये जो गण जो है 8 गण, इसकी मात्रा किसमें क्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किस छंद में 7 भगन और 2 गुरु वर्ण आते हैं? रोला में। तो रोला और आपका देखिए रोला तो होगा ही नहीं। अब यहाँ बचा सवैया, कवित, घनाक्षरी, ये तीनों आपका वर्णिक छंद है। और ये जो भगन गण की जो मात्रा है वो अक्सर किस में रहता है? वो अक्सर आपको वर्णिक छंद के आधारित ज़्यादा रहेंगे प्रश्न, तो वर्णिक छंद में ही इससे ज़्यादा समझा जाता है। तो 7 भगन और 2 गुरु किस छंद में आते हैं? तो याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है सवैया जो है, जिसमें 22 से 26 के बीच मात्राएं होती हैं, और इसमें 7 भगन और 2 गुरु वर्ण आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस छंद में वर्णों की कुल मात्रा 31 होती है? अब वर्णों की कुल मात्रा 31 की बात हो रही है। क्या हो रही है? किस छंद में वर्णों की कुल मात्रा 31 होती है? तो कवित में तो 31 होती है, 8-8-8 प्लस 7। घनाक्षरी में 31 मात्रा होती है, घनाक्षरी में भी मात्रा 31 होती है। तो 31 मात्रा वाला 2 छंद हो गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और सी, जिसमें 31 वर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 197, किस छंद में 1 नगन 1 सगन, देखिए कैसे पूछा है, 1 नगन 1 सगन और 3 रगन आते हैं, यानी नगन सगन रगन रगन रगन। अब कौन सा छंद है? सबसे पहले तो यहाँ ऑप्शन में रोला तो होगा ही नहीं, रोला तो होगा नहीं। अब हमें पकड़ना किस में आता है? तो घनाक्षरी जो छंद है, घनाक्षरी छंद में नगन सगन रगन 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 इस प्रकार का इसका क्रम चलता है। तो सही जवाब हो जाएगा घनाक्षरी छंद। यही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रगन नगन वाला जो समस्या है, इसे आपको रट्टा मार लेना है, क्योंकि बिना रटे आप दिमाग में आपका नहीं रहेगा। उसको आपको बार बार देखना है, देखते रहना, ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए कि नगन 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 सगन रगन सगन किस में क्या आता है। उसको आपको क्या करना है? आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है, ताकि निकले नहीं। प्रश्न नंबर 198, किस छंद में कुल 12 वर्ण, किस छंद में कुल 12 वर्ण तथा क्रम जो है, अब देखिए जहाँ अवर्णिक छंद की बात होगी तो क्रम में ये जो गण है वो जरूर आएगा। इसलिए इसे संबंधित जब प्रश्न आता है तो विद्यार्थी लोग फंस जाते हैं। इसलिए आपको हम बोले इसको इतना रट लीजिए, इतना रट लीजिए कि आपके दिमाग में बैठ जाए, बाहर नहीं निकले। अब यहाँ इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? अब बताइए, किस छंद में कुल 12 वर्ण होते हैं और गणों का जो क्रम चलता है नगन भगन भगन रगन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब द्रुत विलंबित जो छंद है, इसमें कुल 12 वर्ण आते हैं और गणों का क्रम चलता है नगन भगन भगन रगन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको बताए। प्रश्न नंबर 199 है, किस छंद का गणों का क्रम में 2 नगन 1 भगन 2 यगन होते हैं? इंद्रवरजा, मालिनी, मदाक्रांता, गीतिका। तो अब देखिए, हम आपको बता ही दिए कि जब आप वर्णिक छंद पढ़िएगा तब को गणों का सामना करना पड़ेगा और गणों को याद करना होगा। सबसे पहले याद करना होगा कौन सा गण में, यानी भगन में किस प्रकार मात्राएं होती है, यगन में किस प्रकार मात्राएं किस प्रकार मात्राएं चलती है, नगन की मात्रा क्या है, ये आपको याद करना होगा। और प्लस में जब वर्णिक छंद पढ़िएगा तो आपको ये याद करना पड़ेगा किसमें किस प्रकार गण चले हैं। तो 2 नगन 1 भगन और 2 यगन वाला जो है ये मालिनी में है। किसमें है? मालिनी में है। मालिनी में कुल 15 वर्ण आते हैं और 15 वर्ण में जो इसका जो कॉम्बिनेशन है 7 और 8 का है। 7 वर्ण फिर 8 वर्ण, 8 7 कितना हो गया? 15 वर्ण। प्रश्न नंबर 200, किस छंद के गणों का क्रम में
मगन, भगन, नगन, तगन, तगन और अंत में दो गुरु आते हैं। अब ये कौन सा छंद आया जिसमें चलता है आपका मगन, भगन, नगन, तगन, तगन और अंत में दो गुरु वर्ण। तो कौन सा छंद आ जाएगा? तो यह जो है यह मदाक्रांता में होता है। किस में होता है? मदाक्रांता में जो है मगन, भगन, नगन, तगन, तगन दो गुरु आते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे आप को याद करना। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आएगा, आप फंस जाइएगा किसमें मगन तगन वाला, किसमें दो था, किसमें एक था। तो सबको रट लेना है। जितना भी वर्णिक छंद में महत्वपूर्ण जो ज़्यादा विशेष छंद है उसे आप रट लीजिएगा। प्रश्न नंबर 201। प्रश्न नंबर 201 है वर्णों 11 वर्णों का। अब यहाँ कितना हो गया? 11 वर्णों का कौन सा छंद है? कौन सा छंद है जिसमें 11 वर्ण है? अब 11 वर्णों का जो छंद है वो कौन सा छंद है आपको पहचानना। याद रखिएगा, इंद्रव्रजा जो है वो 11 वर्णों का छंद है। कितना वर्णों का छंद है? तो 11 वर्णों का ये छंद है। अगला प्रश्न, किस छंद में गणों का क्रम में दो तगन, एक जगन और अंत में दो गुरु वर्ण आते हैं? तो दो तगन यानी तगन, तगन, जगन और अंत में दो गुरु वर्ण। अब इसको जानना है तो इसमें क्या चलेगा? तो ये हो जाएगा आपका तगन, तगन, जगन और अंत में दो गुरु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये भी आपका जो है इंद्रव्रजा जो है इसी का ये क्या है? गणों का क्रम है। इसमें कुल 11 वर्ण होते हैं और गणों का क्रम कैसे चलता है? दो तगन यानी तगन, तगन, जगन और अंत में दो गुरु। प्रश्न नंबर 203। किस छंद का अन्य नाम सुंदरी है? किस छंद का जो अन्य नाम क्या है? सुंदरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस छंद को सुंदरी छंद भी कहा जाता है? तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रुत विलंबित जो छंद है इसे सुंदरी छंद भी कहा जाता है। अन्य नाम क्या है? सुंदरी। प्रश्न नंबर 204। किस छंद में गणों का क्रम में 8 सगन होते हैं? अब देखिए 8 क्या चीज की बात हो रही है? सगन की बात हो रही है, सिर्फ सगन, 8 सगन। तो वह रोला में तो होगा ही नहीं क्योंकि ये आपका रोला जो है मात्रिक छंद है, इसमें संभावना कम है। अब 8 सगन किस में होगा? अब इसमें याद रखिएगा 8 सगन जो है वो दुर्मिल छंद में होता है। किस में होता है? दुर्मिल छंद में 8 सगन होता है। याद रखिएगा गणों का जो क्रम है 8 सगन आता है। प्रश्न नंबर 205। किस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण तथा गणों का क्रम जो है कैसे चलता है? अब देखिए तगन, भगन, जगन, जगन, तगन, भगन, जगन, जगन, तगन, भगन, जगन, जगन। याद रखिएगा तगन, भगन, जगन, जगन और अंत में दो गुरु वर्ण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसंत तिल का छंद। कौन सा छंद? वसंत तिल का छंद। रोला बरवे तो कट जाएगा। सवैया की बात करेंगे तो सवैया क्या होता है? सवैया भी वर्णिक छंद है और इसका तो गणों का क्रम हम आपको बता दिए थे। इसमें 7 क्या आते हैं? 7 भगन आते हैं। क्या आते हैं? 7 भगन और 2 गुरु। अब यहाँ 7 भगन तो 2 गुरु की बात है नहीं, तो वसंत तिलका जो है उसमें क्या आता है? तो गणों का क्रम चलता है तगन, भगन, 2 जगन और अंत में 2 गुरु। प्रश्न नंबर 206। द्रुत विलंबित छंद किस प्रकार का छंद है? अब द्रुत विलंबित छंद किस प्रकार का छंद है? तो द्रुत विलंबित छंद जो आपका वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद है तभी तो जगन मगन का चक्कर है। प्रश्न नंबर 207। किस छंद को जात विरित छंद कहा जाता है? तो जात विरित छंद किस छंद का अन्य नाम है? तो सवैया छंद को जात विरित छंद भी कहा जाता है। याद रखिएगा सवैया छंद को जात विरित छंद भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 208 की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर आपका पंक्ति आना शुरू हो गया क्योंकि ये सबसे कठिन कार्य होता है। अब अवधि शिला का उस पर था गुरु का भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। अब इसमें छंद को पहचानना है कौन सा छंद होगा? रोला और सोरठा, दोहा। हम बताए थे दोहा और सोरठा ये तो एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर हम इसको गिनेंगे क्योंकि यहाँ जितने भी छंद हैं सभी क्या है? मात्रिक छंद है। तो मात्रा के आधार पर गिनेंगे। अ एक मात्रा, व एक मात्रा, एक मात्रा, 3 मात्रा, 4 मात्रा, 2, 6, 2, 8 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा। यहाँ हो जाएगा 2 मात्रा, ये 1 मात्रा, ये आपका हो जाएगा फिर 2 मात्रा, 1 मात्रा,
एक मात्रा। कितना मात्रा हो गया, अब गिनते हैं इसको। 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12, इधर चलेगा 2 1 3 1 4 4 2 6 1 7, तो 12 7 19 मात्रा हो गया। अब 19 मात्रा वाला कौन सा छंद है, दोहा तो है नहीं, दोहा में 24 मात्रा होता है, रोला में भी 24, सोरठा में भी 24। तो बरवे जो है वो उसमें 12 और 7 का कॉम्बिनेशन चलता है, 12 और 7, यानी इसका नियम है विषम चरण में 12 मात्रा और सम चरण में 7 मात्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें कौन सा छंद है, इस पंक्ति में बरवे छंद है। मुझे थोड़ा सा पानी देना। अगला प्रश्न है, कहती हुई यों उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। देखिए जितने भी उदाहरण हम ले रहे हैं कविताओं के उदाहरण और संबंधित कौन सा छंद है, अक्सर परीक्षा में यही सब उदाहरण पूछते हैं, इसलिए हम सभी महत्वपूर्ण जितने भी पंक्ति सभी को ले लिए हैं, उसमें जो उपयुक्त छंद है उसे आपको बताना है। अब इसमें कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है, अब देखिए इसमें गिनेंगे मात्रा। अब यहाँ देखिए जितने भी यहाँ पर है सभी एक सवैया छंद है ना, एक आपका सवैया, बाकी क्या है, तो बाकी सब आपका रोला है। अब सवैया की पहचान क्या है, सवैया की पहचान है, इसमें क्या आते हैं, सवैया में 7 भगन आते हैं। क्या आते हैं, 7 भगन। तो पहला आपका भगन ही होगा, भगन की मात्रा क्या है, 2 1 1 का है, 2 1 1 का है। अब देखिए पहला तो 2 है ही नहीं, मात्रा में 2 है ही नहीं, तो एक मात्रा है, तो सवैया तो होगा ही नहीं, तब खत्म हो गया। अब बचा सोठा रोला हरी गीतिका। तो इसका तरीका क्या है पहचानने का, इसमें मात्रा ही गिनना है, 1 1 2 1 2, ये हो जाएगा आपका 2, ये 2 हो जाएगा क्योंकि इसके पहले अधूरा वर्ड है, 1 2 2 1, नहीं सॉरी ये भी 2 हो जाएगा, 1 1 1 2 1 1 1 2। अब इसको पूरा गिन लेना है, ये हो गया आपका 1 1 2 2 4 3 7 7 2 9 9 2 11 1 12 12 2 14 2 16 हो गया। इधर गिनते हैं, 2 1 3 1 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 2 12। अब 16 12 28 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 28। अब 28 मात्रा वाला कौन सा छंद है, सोठा रोला तो गया काम से, बचा कौन, तो हरि गीतिका जो है वो 28 मात्रा का है, जो हम आपको बता दिए थे। हरि गीता में 28 मात्राएं होती हैं। विषम चरण में क्या होता है, तो विषम चरण में 16 मात्रा और सम चरण में 12 मात्रा। 16 12 कितना हो गया, तो 28 हो गया, 16 इसमें आया, इसमें 12 आया ना। अब मात्रा की गणना कैसे करनी, इसे अगर आपको जाननी हो तो आप छंद का एक वीडियो अपलोडेड है मेरा चैनल पर, उसे आप देख लीजिए और उसे आप अच्छा से पढ़ लीजिए, आपको मात्रा गणना करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बताए हैं। यहाँ भी धीरे धीरे आप जान लेंगे, क्योंकि हम जब गणना करें तो आपको पता चल ही रहा होगा किस प्रकार गिना जा रहा है। आगे चलते, निम्नलिखित में से मात्रिक सम छंद है, मात्रिक सम छंद किसकी बात हो रही है, मात्रिक सम छंद। अब इसमें से कौन है जो मात्रिक सम छंद है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन आ गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चौपाई रोला गीतिका हरि गीतिका। तो याद रखिएगा चौपाई रोला गीतिका हरि गीता ये सभी क्या है, तो मात्रिक सम छंद है। याद रखिएगा, इसको रट लीजिएगा। मात्रिक सम में या सम मात्रिक छंद के अंतर्गत चौपाई रोला गीतिका और हरि गीतिका ये चारों आते हैं जो मात्रिक सम हैं। अब अर्धसम मात्रिक कौन कौन हो जाएंगे, तो यहाँ भी 4 जो ऑप्शन आपको लिया गया है सभी है, बरवे भी है, दोहा भी है, सोठा भी है और उलाला भी है। ये सभी क्या है, तो अर्धसम मात्रिक है, बरवे दोहा सोठा उलाला, बरवे दोहा सोठा उलाला। और सम में क्या हो जाएगा, चौपाई रोला गीतिका हरि गीतिका। अब विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत कुंडलिया छप्पई, कुंडलिया और छप्पई जो है विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आ जाएंगे, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 213 है, सवैया किस कवि का प्रिय छंद है, सवैया किस कवि का प्रिय छंद है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है, सवैया किस कवि का प्रिय छंद है। तो याद रखिएगा सवैया जो है रसखान जी का जो है प्रिय छंद है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 214, कौन सा छंद 12 मात्राओं के चरण के साथ कुल 26 मात्रा वाला होता है। याद रखिएगा 28 मात्रा वाला हरि गीतिका और 26 मात्रा वाला गीतिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीतिका में 26 मात्रा होती है और हरि गीतिका में 28 मात्रा।
हरी गीतिका में चलता है कॉम्बिनेशन 16-12 का और इसमें चलता है 14-12 का। अब हम प्रश्न नंबर 215 में चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, बहुत अच्छा पंक्ति भी है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। यह जो पंक्ति है इसमें कौन सा छंद का प्रयोग है? चौपाई, सोरठा, सवैया, दोहा। सबसे पहले यहाँ जो चौपाई, सोरठा और दोहा ये तीनों मात्रिक छंद है। सवैया क्या है? वर्णिक छंद है। सवैया छंद की पहचान है 22 से 26 वर्ण कुल होना चाहिए। अब गिनेंगे तो वर्ण ऐसे गिना जाता है: 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब तो हो ही नहीं रहा। एक ट्रिक ये हो गया। दूसरा ट्रिक क्या है सवैया का? तो इसमें 7 भगन आता है, तो शुरू भगन होना चाहिए, भगन भगन ही चलेगा। अब भगन में क्या होता है? भगन का जो गणना है इसका मात्रा, भगन को गिनते इस प्रकार। भगन की जो गणना मात्रा है वो है 2 1 1। क्या है? 2 1 1। अब भगन का जो है वो 2 1 1 है। अब 2 1 1 यानी पहला जो इसमें वर्ण दिया हुआ है वो क्या होना चाहिए? उसकी मात्रा 2 होनी चाहिए, जबकि यहाँ रघुकुल में 1 मात्रा वाला है, छोटी मात्रा थी तो होगा नहीं। अब आपका बच गया 3 ये। अब ये 3 जो बच गया अब इसमें पहचानना है। अब इसमें हम वर्ण तो गिनना नहीं, मात्रा को गिनेंगे। मात्रा गिनने का कुछ नियम है। र को 1 मात्रा, इसमें भी 1 मात्रा, इसमें 1 मात्रा, इसमें 1 मात्रा। इसको कैसे गिनते हैं याद रखिएगा। य हर्षई, सॉरी य हर्षई, रुक जाइए एक बार फिर से बता रहे हैं। य हर्षई, हर्षऊ, ये जहाँ आपको देखेगा जिसमें, क्योंकि जितने भी व्यंजन वर्ण है वो भी सवर्ण वर्ण की सहायता से ही बनते हैं। तर्रा में या छिपा हुआ है तो इस सबको 1 में मात्रा में गिनते हैं। अधूरा शब्द आएगा किसी में लगा हुआ तो उसको भी 1 मात्रा में ही गिनते हैं, है ना। ऊपर अगर चंद्र बिंदु जिसको कहते हैं इस प्रकार का ये भी आएगा तो इसको भी 1 मात्रा में ही गिना जाता है। तो इस प्रकार गिनने का क्रम है। अब देखिए इसमें अ है, इसमें ऊ है, इसमें ऊ, इसमें अ है, तो सब 1 मात्रा में गिनाएगा। इसमें ई आ जाए, ये इसमें बड़ी मात्रा आ गया ई आ गया ना, ये वाला जिसको कहते हैं, तो बड़ी ई है तो इसको 2 मात्रा में गिनेंगे। तो चलिए 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2। अब गिनिए टोटल कितना हो गया? 2 2 4 2 6 7 8 2 10 2 12 2 14 2 16। अब 16 मात्रा कुल आया। 16 मात्रा आ गया तो ये तो सीधा आपका सोरठा दोहा होगा ही नहीं, क्योंकि इसका चलता है दोहा का 13 11 24, इसका चलता है 11 13 24। अब चौपाई जो है 16 मात्राओं वाला छंद है, तो सही जवाब हो जाएगा चौपाई। देखिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं ताकि आप समझ जाए किस प्रकार आप छंद को पहचान सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 216। बहुत ही प्रसिद्ध यह पंक्ति है: रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। सबसे पहले आप हमको ये बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार है और अक्सर ये प्रश्न पूछता है। इसमें अलंकार भी बहुत बार पूछा है। अब इसमें कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? प्रश्न नंबर 216। अब इसमें देखिए गीतिका, सोरठा, चौपाई, दोहा, इसमें जितने भी छंद है सभी मात्रिक है। तो मात्रा को सबसे पहले गिन लेते हैं। 1 1 1 1 2 2 हो गया। ये हो जाएगा 2 1 2। ये चलेगा आपका 1 1 2 2 1 1 2 1। अब इसको पूरा गिनते कितना हो रहा है। अब देखिए यहाँ से गिनते हैं 1 2, ये 4 हो गया, 4 2 4 4 8 2 10 11 2 13। इधर चलते हैं 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 2 11। अब एक तरफ 13 हो रहा है, इधर यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ पर जो कॉमा दिया यहाँ तक 13 है, इधर 11 है। अब 13 11 का कॉम्बिनेशन किनका है? तो दोहा छंद का जो है 13 11 का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें कौन सा छंद का प्रयोग है? दोहा छंद का प्रयोग है। चौपाई में 16 मात्रा होना चाहिए, चौपाई में 16। अब सोरठा में 11 13 का कॉम्बिनेशन चलता, सोरठा नहीं होगा, है ना। गीतिका में कुल कितना? तो गीतिका में कुल 26 मात्रा, 14 12 का कॉम्बिनेशन। तो इसमें तो 13 11 है, 13 11 यानी दोहा छंद का प्रयोग है। प्रश्न नंबर 217। छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये चीज़ एक प्रश्न हमको लगता है हो चुका है, उसको यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। प्रश्न नंबर 218। यति सुधो स्नेह स्नेह को मार्ग हैं, जहाँ नेकु सयानक बांक नहीं। इसमें कौन सा छंद का प्रयोग है? इसमें कौन सा छंद का प्रयोग है?
प्रश्न नंबर 218, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ गया। तो इसमें प्रयुक्त छंद जो है वो सवैया छंद है। कौन सा छंद है? सवैया छंद है। प्रश्न नंबर 219, छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? याद रखिएगा, छंद शास्त्र के रचयिता पिंगल है। कौन है? पिंगल जो है वो छंद शास्त्र के रचयिता है। पिंगल, पिंगल महाराज जो हैं वो छंद शास्त्र के रचयिता है। प्रश्न नंबर 220, कंकन किंकिन नुपुर धुनी धुनी सुनी कहत लसन सन राम हृदय गुनी, इसमें कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? अब चलिए इसको देख लेते मिलाकर। चौपाई, बहुत देखने में तो लग रहा है चौपाई हो भी सकता है, गिन लेते हैं। 2 1 1 2 1 1 1 2 1 धुनी सुनी 2 सॉरी 1 1 1 1 गिन लेते पूरा। इसमें टोटल हो जाएगा कितना? 3 और 1 4, इसमें भी 3 4 4 8, इसमें चल जाएगा आपका 1 2 1, और इसमें हो जाएगा टोटल कितना? 1 1 1 8 3 11 12 2 14 15 2 17, यानी ज़्यादा चला जा रहा है। अब इसमें कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें इसको अब गिनते इस प्रकार। सोठा तो होगा नहीं, चौपाई भी नहीं होगा। मालिनी, मालिनी छंद की ओर हम चलते। मालिनी छंद में आखिर है क्या? तो इसमें जो है यह मालिनी में वर्ण को गिनते 15 वर्ण, तो इसमें तो 15 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो मालिनी भी नहीं होगा। अब सवैया की ओर चलते। सवैया का नियम है 22 से 26 होना चाहिए। 3 3 6 3 9 2 11 2 13 2 15 2 17 2 19 2 21 21 3 24 2 26, तो 22 से 26 के बीच आता है, तो इसके में सवैया छंद का प्रयोग है। प्रश्न नंबर 221, अरिल किस प्रकार का छंद है? अरिल जो है वो किस प्रकार का छंद है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अरिल यहाँ पर ऑप्शन है मात्रिक है, वर्णिक है, मुक्त है या वर्णविरीत है। तो अरिल जो है वर्णिक छंद, याद रखिएगा क्या है? वर्णिक छंद है। प्रश्न नंबर 222, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल था। 4 चरण मुख्यतः होते हैं। प्रश्न नंबर 223, किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में जगन और तगन नहीं आता? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण ये है क्योंकि ये आपका मात्रिक छंद से संबंधित ये प्रश्न आ गया है। किस छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला छंद आपके दिमाग में आया? गीतिका, सोरठा तो होगा नहीं, सवैया तो होगा नहीं। चौपाई में 16 मात्रा होता है, याद रखिएगा। चौपाई में जगन और तगन नहीं आता है, याद रखिएगा। जगन तगन इसमें बिल्कुल नहीं आता है अंत में, तो इसका सही जवाब होगा चौपाई। प्रश्न नंबर 224, किस ग्रंथ में छंदों की रचना पद्धति एवं छंद गणना संबंधी वर्णन है? छंद शास्त्र में, काव्यादर्श में, नाट्य शास्त्र में या अष्टाध्यायी में? तो छंद शास्त्र में ये सभी क्या है? ये सभी छंद संबंधी, छंद रचना संबंधी क्या है? वर्णन है। प्रश्न नंबर 225, प्रश्न नंबर 225 नंबर का प्रश्न है, वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं, जो हम आपको बता ही दिए। प्रश्न नंबर 122 है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, इसमें कौन सा छंद है? सबसे पहले सवैया छंद तो होगा नहीं क्योंकि बहुत छोटा है। सवैया में 22 से 26 मात्रा होना चाहिए, 26 वर्ण होना चाहिए। अब यहाँ 3 है, दोहा, चौपाई, सोरठा। अब इसका मात्रा गिनते हैं। हम बोले थे अगर ये सिर्फ बिंदु रहेगा तो 2 गिनना है, चंद्र लग जाएगा तो 1 गिनना है। तो 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2। अब गिनिए, 2 2 4 2 6 2 8 9 1 10 10 2 12 12 2 14 2 16। अब 16 मात्रा वाला कौन सा छंद हो जाएगा? तो चौपाई हो जाएगा। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल भवन मंगलहारी में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। चौपाई छंद को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले चौपाई छंद को चौपई के नाम से जाना जाता था। कहीं कहीं चौपई भी हुआ, चौपई छंद से भी जाना गया है। चौपई और चौपई ये इन्हीं का क्या है? पुराना नाम है। प्रश्न नंबर 228 में हम चलते हैं। मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो मात्रा 2 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। कौन कौन सी मात्रा? ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा। ह्रस्व मात्रा को हम एक
में गिनते हैं, उसकी मात्रा 1 है। दीर्घ को 2 में गिना जाता है। प्रश्न नंबर 229, काव्य की शोभा सुंदरता आकर्षक बनाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अब देखिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ चुके हैं। काव्य की शोभा, क्योंकि छंद में जितने भी संबंधित प्रश्न थे सभी हो गए हैं। अब हम अलंकार की ओर चलते हैं। अलंकार में अब देखते हैं, काव्य की शोभा सुंदरता और आकर्षक बनाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ गया है, तो इसका सही जवाब आपको बताने हैं। तो काव्य की शोभा सुंदरता आकर्षक बनाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं, अलंकार, रस। तो सभी लोग जानते हैं इसे क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है, ये सभी लोग जानते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण, चांदी, सोना, हीरा। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। प्रश्न नंबर 231, अलंकार के मुख्यतः कितने भेद हैं? अलंकार के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो मुख्यतः बात हो तो 2 ही भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कहीं कहीं उभय अलंकार भी मिलता है। अगर ऑप्शन में आपका 2 ना रहे, 3 रहे तो 3 को आप सही टिक करना, अगर 2 रहे तो 2, क्योंकि मुख्यतः 2 ही होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगला प्रश्न है, जब वर्णों या शब्दों का आकर्षक प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? याद रखिएगा, काव्य के जिस पंक्ति में वर्णों और शब्दों का आकर्षक प्रयोग से काव्य में सुंदरता आ गई, उसकी शोभा बढ़ गई, तो याद रखिएगा उसमें शब्दालंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? शब्दालंकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार नहीं है? अनुप्रास शब्दालंकार है, विप्सा, यमक, ये सभी शब्द है। उत्प्रेक्षा जो है अर्थालंकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 233, निम्नलिखित में से शब्दालंकार नहीं है। अब शब्दालंकार इसमें कौन सा नहीं? सलेश शब्दालंकार है, पुनरुक्ति शब्दालंकार है, उपमा जो है आपका है वो शब्दालंकार नहीं, ये क्या है? अर्थालंकार है। प्रश्न नंबर 234, जब किसी काव्य की पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो काव्य की जिस पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, तो वहाँ याद रखिएगा, वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का पहचान का तरीका ही है कि काव्य की जिस पंक्ति में वर्ण बार बार आवे, कम से कम 2 बार, 2 से ज़्यादा भी वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। अब यहाँ उदाहरण देखिए, रघुपति राघव राजा राम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, काव्य की पंक्ति में देखिए वर्णों का आवृत्ति र र र र, कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए, तो 4 बार र आया है, तो यही चीज को कहा गया है वर्णों का आवृत्ति बार बार हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 236, 236 है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, उपमा, सलेश, यमक। तो चारु में च च च 3 बार आया, च च च, वर्णों का आवृत्ति बार बार हो रही थी, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 237, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? तो अनुप्रास अलंकार की बात हो तो मुख्यतः भेद की इसकी बात हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जिसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः 5 भेद हैं। अब वो कौन कौन से भेद हैं? निम्नलिखित में से अनुप्रास अलंकार नहीं है, वक्रोक्ति, लौटा, छेकानुप्रास, वृत्तियानुप्रास या श्रुतियानुप्रास। अब यहाँ वक्रोक्ति जो है वो अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है, और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बताए तो छेका, वृत्तिया, श्रुतिया, अनंतिया और लाटानुप्रास, ये 5 जो है क्या है? तो ये भी, ये पांचों जो है ये अनुप्रास अलंकार के ये 5 क्या हैं? तो भेद हैं। प्रश्न नंबर 239, काली घटा का घमन घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो एक अलंकार की बात करते हैं जहाँ पर एक ही शब्द किसी काव्य के पंक्ति में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आवे और सबका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। यहाँ भी वही चीज़ है, काली घटा, घटा 2 बार आया, लेकिन एक घटा का मतलब हुआ बादल, क्या हो गया आपका? बादल, और एक घटा का मतलब क्या हुआ? घटना। अब देखिए, दोनों घटा घटा का अलग अलग यहाँ पर अर्थ है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 240, 3 बेर खाती थी अब 3 बेर खाती है। अब यहाँ फिर से वही चीज़ आ गया, बेर बेर। अब यहाँ 3 बेर का मतलब हुआ था 3
तीन समय तीन टाइम और तीन बेर का मतलब हुआ तीन ही फल खाती है मात्र, तो दोनों में अंतर हो गया, तो यहाँ भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 241, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ भी देखिए बेनी बेनी शब्द दो बार आया, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, दोनों का अर्थ क्या है, अलग है, और ये अलग अर्थ है। एक बेनी का अर्थ क्या हो गया, एक बेनी का जो अर्थ का जो प्रयोग किया गया है वो एक प्रकार से कहीं कवि के लिए किया गया है, और एक बेनी के शब्द का प्रयोग अन्य शब्द अर्थ के लिए किया गया है। तो यहाँ पर दो बार बेनी आया, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी काव्य की पंक्ति में आए शब्द के कई अर्थ होता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। अब देखिए सलेश अलंकार का मतलब होता है चिपका हुआ, चिपका होना। किसी काव्य में कोई शब्द आया, शब्द एक ही है परंतु उसके अर्थ बहुत सारे हो गए, अलग अलग अर्थ में उस शब्द को लिया गया है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सलेश अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानस चुन। अब देखिए पानी शब्द के लिए देखिए शब्द आया है मोती मानस चुन, तीन शब्द आ गया है। एक पानी का अर्थ है हीरा मोती के संबंधित, आभूषण से संबंधित, एक मोती का संबंध है मनुष्य से संबंधित अर्थात एक पानी का संबंध है हीरा मोती यानी आभूषण से संबंधित है पानी का अर्थ, एक पानी का संबंध है मानस से अर्थात मनुष्य से, मनुष्य का मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा से, और एक पानी का संबंध है चूना अर्थात जिसे चूना जिसको कहते हैं रंगते हैं। तो तीनों का अलग अलग पानी का तीन अलग अलग अर्थ में यहाँ लिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका सलेश अलंकार हो जाएगा। बहुत ही विशेष पंक्ति है, ये पंक्ति कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ देता है, इसलिए इस पंक्ति को लेना बहुत ही अनिवार्य था। प्रश्न नंबर 244, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ गया आपके पास। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, देखिए पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, याद रखिएगा जहाँ पर एक ही शब्द का प्रयोग दो बार हो, लगातार हो और दोनों का अर्थ समान हो, एक ही अर्थ हो, तो वहाँ पर आपका पुनरुक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है। प्रश्न नंबर 245, जहाँ वक्ता द्वारा बोले गए शब्द, जहाँ वक्ता द्वारा बोले गए शब्द को सुनने वाले अलग अलग अर्थ निकाले वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विवक्षा। अब उपमा में तो उपमेय और उपमान की उपमेय से अर्थात उपमान उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, यहाँ तो होगा नहीं जिसमें सा से सी सरी सम आता है। रूपक में क्या होता है, तो उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों में अभेद आरोपण एक प्रकार से करते हैं। विवक्षा में आश्चर्य घृणा की बात होती है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। अब यहाँ चार में तो एक भी सही नहीं है, अब कैसे क्या होगा, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा ऑप्शन डालने में मिस्टेक हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा कीजिएगा। यहाँ पर जो है वक्ता द्वारा बोले गए शब्द को सुनने वाले अलग अलग अर्थ निकाले, तो वहाँ पर जो अलंकार होता है उसे कहते हैं, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। हम उदाहरण आपको सुनाते हैं, समझिएगा। जैसे है, कौन द्वार पर, यानी राधा, श्री कृष्ण जो है राधा के पास गई है, द्वार पर वो शायद द्वार खटखटाते हैं, तो राधा कहती है कौन द्वार पर, तो श्री कृष्ण बोलते हैं हरि में राधे, हरि में राधे। अब यहाँ पर जो है हरि शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण अपने लिए करते हैं, लेकिन राधा समझती है हरि का अर्थ वो वानर समझ लेती है, कहती है हरि में राधे जब कहते हैं तो वह कहते क्या वानर का काम यहाँ। तो देखिए यहाँ पर वक्ता जो बात बोला वो अपना अलग सोचा लेकिन सुनने वाले उसको अलग अर्थ निकाल दिए। जहाँ पर भी वक्ता द्वारा बोले गए शब्द को सुनने वाले अलग अलग अर्थ निकाले वहाँ कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पर आपका जो है वक्रोक्ति अलंकार होगा। अगर आप इसको काव्य शब्द शक्ति में चलेंगे तो आपका जो है अमीधा, व्यंजन, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्ति है, तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति जहाँ होगी वहाँ पर ये अलंकार अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर अर्थ लोग अपने अपने तरीके से निकालते हैं। 246 में चलते हैं, वही चीज़ हम लेकर आगे, कौन द्वार पर हरि में राधे क्या वानर का काम यहाँ, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा, जिसको अभी हम चर्चा कर दिए। प्रश्न नंबर 247, काव्य की जिस पंक्ति में विस्मय भाव प्रकट करने के लिए जैसे आश्चर्य, आदर, घृणा, घबराहट, रोचक शब्दों का लगातार प्रयोग किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है,
याद रखिएगा, आश्चर्य, घृणा, घबराहट, ये सब जो शब्द जो है यानी विस्मयवादी भाव जो जिस काव्य की पंक्ति में होता है वहाँ विप्सा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर जो है विप्सा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 248, हा हा इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम, पंक्ति में कौन सा अलंकार? देखिए, विस्मयवादी यानी विस्मय शब्द का, विस्मय वाक्य जो भी रहता है विस्मय, इसका पहचान ये है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है तो इसलिए इसका पहचान हो जाएगा ये विप्सा अलंकार है। कौन सा अलंकार इसमें है? तो विप्सा अलंकार है। प्रश्न नंबर 249, काव्य की जिस पंक्ति में अर्थ और अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़ जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो काव्य की जिस पंक्ति में शब्द और वर्ण के माध्यम से जब काव्य की सुंदरता बढ़ती थी तो वहाँ था शब्दालंकार। यहाँ अर्थ के माध्यम से जब काव्य की सुंदरता बढ़ जाएगी तो यहाँ पर अर्थालंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अर्थालंकार। प्रश्न नंबर 250, जब शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यानी शब्द के माध्यम से भी और अर्थ के माध्यम से, तो इसी को कहते हैं उभयालंकार। क्या कहते हैं? उभयालंकार। प्रश्न नंबर 251 है, किस अलंकार में उपमान और उपमेय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थालंकार जो है पूरा उपमान और उपमेय पर ही चलता है, तो इसमें उपमान और उपमेय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जितने भी अलंकार आप पढ़िएगा अर्थालंकार के अंदर उसमें आपको उपमान और उपमेय का ही उसमें अधिकतर चर्चा है। अब उपमान किसे कहते हैं? जिससे उपमेय की तुलना की जाती है, जिससे उपमेय की तुलना की जाती है। इसमें जो है उपमान में वास्तविक गुण होते हैं, अर्थात जिस गुण को काव्य के पंक्ति में दिखाया जाता है वो उपमान में ही होते हैं। और उपमेय किसके कहते हैं? तो उपमान से जिसकी तुलना की जाती है, यानी जिसकी तुलना की जाती है उपमेय और जिससे तुलना की जाती है उपमान। अब उपमेय जो है ये साधारण गुण होते हैं, इसमें जो गुण बताए जाते हैं काव्य के पंक्ति में वे उपमान के गुण होते हैं, लेकिन उससे तुलना कर दी जाती है। प्रश्न नंबर 252, निम्नलिखित में अर्थालंकार है, उपमा, रूपक, प्रतीप, सभी। तो अर्थालंकार कौन सा हो जाएगा? तो निम्नलिखित में अर्थालंकार के अंतर्गत जो है उपमा भी है, रूपक भी है, प्रतीप भी है, तो सभी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 253 में चलते हैं, निम्नलिखित में से अर्थालंकार नहीं है। अब अर्थालंकार नहीं की बात हो रही है, तो देखिए अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा भी हो जाएगा, दृष्टांत भी हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा, विप्सा तो होगा नहीं, क्योंकि विप्सा आपका शब्दालंकार में है जिसमें घृणा की बात होती है, आश्चर्य की बात होती है ना, घबराहट की बात होती है, जिसमें विस्मय आदि बोधक जो चिन्ह है वो लगे होते हैं। प्रश्न नंबर, अब इसमें देखिए अन्य अर्थालंकार कौन कौन है? संदेह अलंकार, अनन्य अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दीपक, व्यतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, उल्लेख अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, अनन्योक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, समासोक्ति अलंकार, ये सभी क्या है? तो सभी अर्थालंकार ही हैं। अब उभयालंकार के कितने भेद हैं? उभयालंकार के बारे में अभी चर्चा किए थे, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती तो वहाँ पर उभयालंकार हो जाता है। तो उभयालंकार के दो भेद हैं, संसृष्टि और संकर। संसृष्टि और संकर। प्रश्न नंबर 255 किसमें आ गए? प्रश्न नंबर 255 प्रश्न है, पंक्ति है, रिझी रिझी रसी रसी हंसी हंसी उठे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब इसमें जो है रिझी रिझी रसी रसी हंसी हंसी, अक्सर याद देखिए पंक्ति बहुत विशेष है और ये अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत ये पंक्ति आती है। अनुप्रास के भी 5 प्रकार बताए थे, उसमें 6 का अनुप्रास है। कौन सा अनुप्रास है? 6 का अनुप्रास। देखो छेक दिया है, 6 का अनुप्रास है ना, याद रखिएगा 6 का अनुप्रास का ये पंक्ति है। प्रश्न नंबर 256, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बुराय नर व पाई बुराय, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अनुप्रास, रूपक, यमक, सलेश। अब यहाँ देखिए कनक कनक 2 शब्द आए हैं। अब देखिए यहाँ दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है या खाए बुराय नर, यानी कनक अर्थात धोथरा को जब कोई खाता है तो क्या होता है? पागल हो जाता है। और एक कनक का अर्थ है धन दौलत, है ना, या फिर सोना चांदी आभूषण, तो उसे भी कोई अगर पा जाता है तो वो भी बुरा, वो भी पागल हो जाता है। अर्थात किसी को अचानक खूब सारा धन दौलत मिल जाए तो वो भी पागल हो जाता है, और किसी कोई अगर धौथरे को खा जाता है तो वो भी पागल हो जाता है। इसीलिए यहाँ दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है ना। इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? जब हम आपको बताए थे जब अलग अलग शब्द आवे उसके अलग अलग अर्थ हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? यमक। और अगर दोनों का अर्थ समान हो जाता तो कौन सा अलंकार होता? तो उसका जस्ट पुनरुक्ति अलंकार हो जाता है। बहुत यहाँ पर ट्रिक है, इसको आप को लेकर ही चलना है। प्रश्न नंबर 257,
वक्रोक्ति अलंकार के कितने भेद हैं? अब हम आपको बता देते हैं कि भारतीय विजन क्लासेस पर सीजीएल जैसे सी का जो भी एग्ज़ाम है, अगर आपका पेपर 2 हिंदी लिए हैं तो उसका संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो बिहार के विद्यार्थी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, टीआरई 4.0 की तैयारी करें, अगर आपका विषय हिंदी है तो आपको टीजीटी या पीजीटी का अगर संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स चाहिए, और यहाँ से हम जो नोट्स देंगे उसी से जो 80 प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे उससे एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएंगे, उसे आपको पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि संपूर्ण सिलेबस से संबंधित संपूर्ण नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। उसे भी अगर आपको लेने हो तो सभी नोट्स आपको लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वहाँ से हमसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको परीक्षा से संबंधित नवीन जानकारी भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ बीच बीच में एमसीक्यू भी करवाए जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण, आप हमसे जुड़ें। और जो भी विद्यार्थी अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे, क्योंकि यहाँ आपको जो कुछ मिलेगा अन्य जगह पर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सभी चीज़ को हम नोट्स तैयार करके आपको पढ़ाते हैं। जितनी भी विभिन्न पुस्तकें हैं सभी पुस्तकों से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम उठा लेकर आते हैं, ताकि परीक्षा में जब आप जाएँ तो आपके पास कोई भी डाउट ना रहे, सभी प्रश्नों का जवाब देकर आए। चलिए चलते हैं। क्या यहाँ प्रश्न पूछा है, वक्रोक्ति अलंकार के कितने भेद हैं? तो वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद हैं, काकू वक्रोक्ति और सरेश वक्रोक्ति। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 258 की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 258 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 258, जहाँ एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अभी बताए थे, जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से होती है तो वहाँ पर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। अब देखिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार भी हो जाएगा। उपमा का उल्टा प्रतीप होता है। उपमा में क्या होता है? तो उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। अब प्रतीप में क्या होता है? जस्ट उल्टा, उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है। तो यहाँ ए और बी दोनों हो जाएगा, है ना, दोनों का उल्टा है। उपमा का उल्टा प्रतीप है। उपमा में क्या होता है? तो उपमा में उपमान की तुलना उपमेय की तुलना उपमान से, और प्रतीप में जस्ट उल्टा उपमान की ही तुलना उपमेय से कर दी जाती है। प्रश्न नंबर 256, उपमा अलंकार के कुल कितने अंग हैं? तो उपमा अलंकार के कुल 4 अंग, याद रखिएगा, उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और समान धर्म, ये 4 अंग है, याद रखिएगा। ये परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, इसीलिए आगे चलते हैं। किस अलंकार में उपमान और उपमेय की तुलना बताने में सा, से, सी, सरिस, समान, इव, जिमी भी आता है, जिमी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है? उपमा अलंकार में, रूपक में, उत्प्रेक्षा में या प्रतीप में। तो ये सारा जो प्रयोग है उपमा अलंकार में किया जाता है, प्रतीप अलंकार में भी किया जाता है। याद रखिए, दोनों में किया जाता है, बस क्या अंतर होता है इसमें, जस्ट क्या होता है, इसमें उपमा में उपमान की तुलना, उपमेय की तुलना उपमान से, और प्रतीप में जस्ट उल्टा उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है। जैसे एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चंद्रमुख, चंद्रमुख, अब इसमें क्या है? चंद्रमुख में जो है, एक सेकेंड समझिए अच्छा से, चंद्रमुख, अब सही हुआ, चंद्रमुख। थोड़ा सा लिखने में दिक्कतें हो जाती है। अब चंद्रमुख, अब देखिए चंद्र जो है यह उपमान है, मुख क्या है? उपमेय है। अब चंद्रमुख जब हो, अब आ जाएगा चंद्र सा मुख है, चंद्र सा मुख है, इस तरह पंक्ति आ जाएगा तो बीच में सा आ गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका उपमा अलंकार, क्योंकि मुख की तुलना किससे किया गया? तो चंद्र से किया गया। अब जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, मुख सा चंद्र है, मुख सा चंद्र है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कंफ्यूजन, अब मुख सा चंद्र, अब यहाँ चंद्र की तुलना मुख से कर दिया गया, अब यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ उपमान की तुलना उपमेय से कर दिया गया। तो जब उल्टा हो जाए, उपमान की तुलना उपमेय से तो आपका प्रतीप, और जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से तो वहाँ उपमा। उपमा का उल्टा प्रतीप होता है, प्रतीप का अर्थ ही होता है उल्टा। प्रश्न नंबर 258, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? बीच में देखिए सरिस शब्द प्रयोग है, एकदम सीधा आपका हो जाएगा उपमा अलंकार।
अब देखिए पीपर पास सरिस मंडोला, अब यहाँ ये भी पकड़ना कहीं प्रतीप ना हो जाए, तो अक्सर आपका उपमा ही अलंकार होता है। पीपर का पत्ता सरिस मंडोला, मन के समान डोल रहा है पीपल का पत्ता, तो यहाँ पर आपका क्या है, तो उपमा अलंकार है। प्रश्न नंबर 259, सागर सा गंभीर हृदय हो लहरों सा ऊंचा जिसका नाम। देखिए सा से सी पकड़ने का इजी यही तरीका है, सा साया, तो सीधा आपका जवाब होगा उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 260 में हम चलते हैं। काव्य की जिस पंक्ति में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, देखिए काव्य की जिस पंक्ति में उपमेय की तुलना क्या से की जाती है, उपमान से की जाती है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा। अब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहां से आपका तो सीधा जवाब हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 261, काव्य की जिस पंक्ति में उपमान की तुलना उपमेय से की जाए तो वहां पर आपका प्रतीप हो जाएगा। अभी हम आपको बताए थे उपमेय की तुलना उपमान से हो जाएगा तो वहां उपमा, और उपमान की तुलना उपमेय से हो जाएगा तो प्रतीप, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टा है। 262, काव्य की जिस पंक्ति में उपमेय और उपमान में अभेद आरोपण हो, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अभेद आरोपण की बात हो जाए तो एकदम सीधा आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, और ये परीक्षा में कई बार पूछता है, इसलिए याद रखिएगा अभेद आरोपण। प्रश्न नंबर 263, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब इसका ट्रिक क्या है, तो जहां भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाएगी तो वहां मनु मनहु मानो जनु जनहु जनु ज्यों ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। मनु मानो मनहु ये सब शब्द मिलेगा, समझ लीजिए कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए उदाहरण लेते, किस अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार होता है, तो ये प्रतीप अभी हम आपको बता ही दिए। प्रश्न नंबर 265, जहां किसी बात को किसी अन्य बात से समानता दिखाई जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न हो गया। जहां किसी बात को किसी अन्य बात से क्या की जाती है, समानता दिखाई जाती है, क्या दिखाई जाती है, समानता दिखाई जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका जो सही जवाब है वहां पर आपका उदाहरण अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, वहां पर आपका जो है उदाहरण अलंकार हो जाएगा। इसका ट्रिक है जो जैसा, क्योंकि उदाहरण देने के लिए हम जैसा शब्द जैसे हम कुछ लिखते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव इत्यादि नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम कमल जैसे शब्द प्रयोग करते हैं, तो जैसे जैसा, तो उदाहरण अलंकार का ये ट्रिक है, ज्यों त्यों जैसा यूं ये शब्द लगा रहेगा। अगला प्रश्न है, काव्य की पंक्ति में जब किसी बात को उसके सीमा से बाहर बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 267, जब प्राकृतिक चीजों को मानव के व्यवहार को सजीव रूप से चित्रण किया जाए तो कौन सा अलंकार होगा, यानी प्राकृतिक जो चीजें हैं वस्तुएं हैं उसमें अगर मानव के व्यवहार को मानव के व्यवहार से सजीव रूप से चित्रण किया जाएगा, अर्थात प्राकृतिक वस्तु में मानव का व्यवहार बताया जाएगा, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाए, तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। बहुत ही आसान है, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसमें मानव के जो गुण है, मानव के जो एक प्रकार से जो शारीरिक जो दशा होती है, मानव जिस प्रकार क्रियाएं करते हैं उस प्रकार अगर प्राकृतिक वस्तुओं में किया जाए तो एकदम दिमाग लगा लीजिए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ उदाहरण एक है, देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। इसका उदाहरण दिया हुआ नहीं, इसका उदाहरण हम आपको बताएंगे, आगे है वहां पर हम आपको बताएंगे। प्रश्न नंबर 268, जहां एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो जहां एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए तो वहां उल्लेख अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उल्लेख अलंकार। अगला पंक्ति है, तू रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में। अब देखिए यहाँ तू रूप है किरण में और सौंदर्य सुमन में, यानी एक ही वस्तु है उसको अनेक प्रकार से वर्णन किया गया, तो यहाँ पर उल्लेख अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्लेख अलंकार। अगला प्रश्न है, मेघ आए बड़े ठन बन संवर के। अब देखिए मेघ ये प्राकृतिक से संबंधित है, अब आए हैं किस प्रकार, बड़े ठन बन के संवर के, यानी ठन ठनना बना ठन बन संवरना सजना संवरना काम मनुष्य का है, और यहाँ मेघ को वैसा बताया गया तो यहाँ पर मानवीय कलर अलंकार हो जाएगा। यहाँ प्राकृतिक जो वस्तु है चीज है इसमें मनुष्य के गुण बताए गए, मनुष्य की क्रिया को बताया गया है, तो यहाँ पर मानवीय कलर अलंकार हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 271, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। अब देखिए हनुमान की पूंछ में आग लगा भी नहीं है और लंका जल गई, तब तो इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया यार, गए निशाचर भागी। अब आग भी नहीं लगा, फिर लंका जल किसे गई, तो इसमें कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रश्न नंबर 272, बीती विभावरी जागरी, अंबर पंखट डुबोरी। अब देखिए इसमें रूपक अलंकार है, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। इसका ट्रिक क्या है, जब भी दो अलग अलग विशेष शब्द बीच में, या फिर कह सकते हैं कि जब भी उपमेय और उपमान योजक चिन्ह द्वारा जुड़े हों, उपमेय और उपमान योजक चिन्ह द्वारा जुड़े हों, तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है। अब देखिए जो विभूति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबने की बात हो रही है। अंबर मतलब आकाश, पनघट मतलब एक प्रकार से तालाब कह सकते हैं, नहीं तो दोनों में किसे डूबेगा, दोनों को यहाँ एक बता दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं, अभेद आरोपण है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। 273 प्रश्न, बहुत सारे प्रश्नों को हमें और भी अभी देखने हैं, सभी विद्यार्थी जुड़े रहेंगे। समान धर्म स्वभाव शोभा गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। समान धर्म स्वभाव शोभा, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, समान धर्म स्वभाव शोभा गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार, तो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है, क्योंकि समान धर्म उपमा अलंकार में ही आता है। अगला, जहाँ विरोध ना होते भी विरोध का आभास व्यक्त की जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पर आपका हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। अगला प्रश्न है, या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, जो जो बुढ़े श्याम रंग तो उज्ज्वल हुई। ये बिहारी लाल जी की ये पंक्ति है, इसमें कौन सा अलंकार है। अब देखिए, या अनुराग चित्त की गति समझे न कोई, अब यहाँ नीचे जो जो बुढ़े श्याम रंग एक प्रकार से काला रंग होता है। अब काला रंग में बूढ़ना अर्थात काला रंग में रंगना तो उज्ज्वल हुई, यानी अब कोई काला रंग में रंगेगा और उसका शरीर उज्ज्वल तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि विरोध ना होते हुए भी यहाँ विरोध व्यक्त किया गया है। अब काला तो उजला हो नहीं सकता है, हम काला रंग से रंगेंगे और मेरा शरीर उजला हो जाएगा, तो ऐसा संभावना नहीं है, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार, यानी एक पंक्ति दूसरे पंक्ति का क्या करी, विरोध व्यक्त हो रहा है, इसलिए। 276 प्रश्न, काव्य की जिस पंक्ति में उपमेय स्वयं का उपमान हो, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, स्वयं का। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, काव्य की जिस पंक्ति में उपमेय स्वयं का अलंकार हो, अपना ही स्वयं का उपमान हो, अलंकार नहीं सॉरी उपमान हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो वहाँ पर जो आपका जो है अनन्वय अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अनन्वय अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 277 की ओर हम चलते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ गया। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना कौन सा अलंकार होता है, कारण के अभाव में भी कार्य हो जाना, यानी कारण का अभाव है फिर भी कार्य होना, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इस प्रकार का अगर आपका प्रश्न हो कि कारण के अभाव में भी कार्य हो जाना, तो यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण नीचे दिया हुआ है, सबसे हम उदाहरण लिए समझने के लिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, इस पंक्ति तो विभावना अलंकार होता है। बिना पग के कोई चल सकता है क्या, कैसे चलेगा, तो फिर यहाँ चलने की बात हो रही है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा। कारण नहीं है, चलने का कोई उम्मीद नहीं, फिर भी चलने की बात हो गई है। जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ पर याद रखिएगा दृष्टांत अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, दृष्टांत अलंकार होगा। जैसे एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, मैं ये आपका जो उदाहरण जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, आत्म परिचय का उदाहरण आपको सुना रहे हैं, बहुत ही बढ़िया ये उदाहरण है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंगरित जिनको छूकर मैं सांसों का दो तार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ देखिए सांसों का दो तार क्या है, तो कहते हैं सांसों का दो तार जो है सुख और दुख की बात है, सुख और दुख ये दो तार लिए फिरते हैं, तो यहाँ पर बिन प्रतिबिंब का भाव है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। प्रश्न नंबर 280, रूपक अलंकार के कितने भेद हैं, रूपक अलंकार के कुल कितने भेद हैं बताइए। तो रूपक अलंकार के कुल जो भेदों की संख्या है वो आपका हो जाएगा कुल रूपक अलंकार के 3 भेद। कितने भेद, 3 भेद। और वो 3 भेद कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक, ये 3 भेद हैं।
सांग रूपक में क्या होता है, तो उपमेय को उपमान का रूप दिया जाता है। निरंग रूपक में क्या होता है, वाचक पद का लोप होता है। और एक होता है परंपरित रूपक, यानी 3 रूपक हैं। तो रूपक अलंकार के 3 भेद हैं। प्रश्न नंबर 281। प्रश्न नंबर 281, सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। अब देखिए सुब्रन को कौन कौन ढूंढ रहे, कवि ढूंढ रहे, कामी और अरु, अर्थात 3 लोग ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, सलेस अलंकार हो जाएगा। यहाँ सुब्रन के लिए 3 अलग अलग शब्द आए हैं, तो यहाँ पर अर्थ के रूप में आए हैं, तो यहाँ पर सलेस अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 282, जिस पंक्ति में उपमेय को झूठा कहकर उपमान को सच्चा ठहराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो वहाँ पर हो जाएगा उपमेय को झूठा कहकर उपमान को ही सच्चा ठहराया जाए। याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, वहाँ पर अपहूति अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपहूति अलंकार। अगला प्रश्न है, सलेस अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद हैं। सलेस अलंकार के 2 भेद हैं, और 2 भेद कौन कौन हैं, अभंग सलेस, अभंग सलेस हो जाएगा, और आपका हो जाएगा सभंग सलेस। ये 2 प्रकार है किसके, तो सलेस अलंकार के। अब देखिए यहाँ दे भी दिया है, अभंग और सभंग किस अलंकार के भेद है, तो सलेस अलंकार के। प्रश्न नंबर 285, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, सलेस, वक्रोक्ति, यमक या विपसा। तो इसमें यमक शब्द अलंकार है, क्योंकि यहाँ मन का शब्द जो है, एक मन का अर्थ क्या हुआ, एक मन का अर्थ हुआ हृदय के लिए, और एक मन का अर्थ हुआ है मोती माला के लिए, यानी मोतियों और मालाओं के लिए। इसलिए 2 शब्द 2 अलग अलग प्रयोग, तो वहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। 286, कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों के पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, देखिए मानो शब्द पकड़िए, मानो आ गया, तो मनु मानो मनु जनु जानो, तो इसका सही जवाब है उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 287, प्रतीप अलंकार के कितने भेद हैं, तो प्रतीप अलंकार के कुल कितने भेद हैं, तो याद रखिए 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। कितना में थे हम, हाँ 288 में चलते हैं। 288 प्रश्न है, अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के कुल कितने भेद हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अलंकार के कुल 3 भेद भी मिल सकता है, 2 भी भेद, 2 भेद शब्द और अर्थ, और कहीं कहीं आपका उभया भी आता है, तो 3 भेद माना जाता है। मुख्यतः अगर कभी पूछा कहा माना जाए तो 2 ही भेद है, शब्द और अर्थालंकार। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार सादृश्य मूलक अलंकार कहलाता है, तो व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, ए और बी दोनों या यमक। तो व्यतिरेक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार को सादृश्य मूलक अलंकार भी कहा गया है। प्रश्न नंबर 290, चिरंजीवो जुरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानु जा वे हलदर के वीर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में भी जो है सलेस अलंकार है। कौन सा अलंकार है, सलेस अलंकार। प्रश्न नंबर 291, शब्द के अर्थ को समझने की शक्ति को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, शब्द के अर्थ को समझने की शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। अब अलंकार खत्म हो गया, अब शब्द शक्ति में आ गए हैं, तो शब्द के अर्थ को समझने की शक्ति को क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं, तो शब्द शक्ति के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। प्रश्न नंबर 293, जिस शब्द का अर्थ बिना किसी बाधा के समझ में आ जाए उसे कौन सा शब्द शक्ति कहेंगे। 3 प्रकार यही है, लक्षणा शब्द शक्ति, अमिधा और व्यंजना। अब इसमें पूछा है कि जिस शब्द का अर्थ सीधा सीधी समझ में जब कोई दिक्कत ना हो, तो वहाँ देखिएगा अभिधा शब्द शक्ति जहाँ होगा वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, सीधा हमको समझ में आ जाएगा। जैसे हम वाक्य को पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति वाच्यार्थ पर आधारित होता है, तो याद रखिएगा अभिधा शब्द शक्ति जो है वाच्यार्थ पर आधारित होता है। राम किताब पढ़ता है, इसमें कौन सा शब्द शक्ति है, तो सीधा सीधी समझ में आ गया, किताब पढ़ता है तो अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं, तो अभिधा शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ में जो है जैसे जो रूढ़ शब्द जिसका आप पढ़े होंगे शब्द अगर, तो रूढ़ शब्द वे शब्द को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, जैसे राम, हाथी, किताब, इसको 2 भाग में बांटेंगे, इसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। दूसरा है, पहला रूढ़ हो गया, दूसरा यौगिक में क्या होता है, 2 शब्द मिलकर कोई एक शब्द बनता है, जैसे पाठशाला, दशानंद, व्यायामशाला, इस प्रकार होता है, जिसमें ये यौगिक हो गया। योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं, इसमें दशानन ले लीजिए, दशानन उसमें नहीं होगा, पाठशाला हो जाएगा,
पाकशाला हो जाएगा, है ना, ये सभी हो जाएगा, गौशाला भी हो जाएगा। लेकिन अब तीसरा है योगरूट शब्द। योगरूट शब्द में आपका दशानन आ जाएगा, गजानन आ जाएगा, ये वीणा पानी आ जाएगा। ये सभी योगरूट शब्द होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई विशेष शब्द का पता चलता है जब उसको हम, जब जैसे दशानन कहते हैं, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण की बात होती है। तो अभिधा शब्द शक्ति के 3 भेद, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। प्रश्न नंबर 297, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ की शब्द शक्ति के भेद हैं तो अभिधा। प्रश्न नंबर 298, जब किसी शब्द का अर्थ लक्षणों के आधार पर ग्रहण किया जाए, जब किसी शब्द का अर्थ लक्षणों के आधार पर ग्रहण किया जाता है तो वहाँ कौन सा शब्द शक्ति। अब लक्षण की बात हो तो लक्षणा शब्द शक्ति, डायरेक्ट समझ में आ जाए तो, सीधा सीधी समझ में आ जाए तो अभिधा, और लक्षण के आधार पर हम ग्रहण करेंगे तो लक्षणा शब्द शक्ति। मोहन गधा है, पंक्ति में किस शब्द शक्ति का प्रयोग है, लक्षणा का है, क्यों है। अब मोहन गधा है, गधा तो गधा होता है, जानवर होता है, लेकिन मोहन को गधा कहा गया, इसका मतलब वो गधा नहीं है, हम बस गधा के लक्षण उसमें है इसलिए उसको गधा कहा गया। अब गधा जैसा काम कर रहा है तो इसलिए उसको गधा के लक्षण बताए गए, इसलिए मोहन गधा कहा गया है। इसे लक्षणा शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रव्य काव्य के जो है वो कितने भेद हैं, तो श्रव्य काव्य के 2 भेद हैं, वो है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य के 2 भेद कौन कौन है, तो याद रखिए प्रबंध काव्य के 2 भेद हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों। प्रबंध काव्य के अंतर्गत 2 भेद आते हैं काव्य के, खंड काव्य और महाकाव्य। जिस काव्य के प्रत्येक छंद एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं वहाँ कौन सा काव्य होता है, तो वहाँ पर जो एक दूसरे स्वतंत्र की बात हो तो मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न है कबीर सतसई और कबीर के पद। सॉरी यहाँ पर इसको पढ़ेंगे बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, बिहारी लाल के बारे में आप जानते ही हैं। तो बिहारी सतसई और कबीर के पद किस प्रकार के काव्य हैं, तो ये क्या है, तो मुक्तक काव्य हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। प्रश्न नंबर 311, गद्य और पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं, तो गद्य और पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। यशोधरा राउल बेल किस प्रकार का काव्य, यशोधरा राउल बेल चंपू काव्य हैं। कौन से काव्य हैं, चंपू काव्य। 313, एक अंक वाले नाटक को क्या कहा जाता है, एक अंक वाले नाटक को क्या कहा जाता है, एकांकी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 314, काव्य में रस को प्रकाशित करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा काव्य में रस को प्रकाशित करने वाले तत्व होगा। तत्व को क्या कहते हैं, तो काव्य में रस को प्रकाशित करने वाले तत्व को काव्य गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, काव्य गुण। प्रश्न नंबर 315, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में हृदय में मधुरता का संचार हो, तो मधुरता का संचार वहाँ कौन सा काव्य हो जाएगा, वहाँ पर काव्य का कौन सा गुण होगा, तो माधुर्य गुण होगा। कर्ण प्रिय मधुर संचार से युक्त काव्य में कौन सा गुण होता है, तो उसमें माधुर्य गुण होता है। जो आपको अच्छा लगे सुनने में उसमें माधुर्य गुण होगा, प्रेम से संबंधित। श्रृंगार, शांत, करुण रस किस काव्य गुण के अंतर्गत आते हैं, तो ये माधुर्य काव्य गुण के अंतर्गत आते हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है, इसमें बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इसमें कौन सा काव्य गुण का प्रयोग किया गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें कौन सा काव्य गुण का प्रयोग किया गया है, प्रसाद, माधुर्य, करुण या ओज। अब करुण तो काव्य गुण है ही नहीं क्योंकि करुण रस है, तो प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण। ओज गुण में तो वीरता की बात होगी, है ना। तब यहाँ कौन कौन बच गया आपका, अब यहाँ प्रसाद या माधुर्य, तो माधुर्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ नंदलाल को अपने नैन में बसा रही है, मतलब प्रेम की बात है। प्रश्न नंबर 319, जिस काव्य को पढ़ने में मन में उमंग और उत्साह होगा, तो याद रखिए जहाँ मन में उमंग और उत्साह की बात हो तो ओज गुण, वीर रस जहाँ आ गया ओज गुण। किस काव्य गुण में वीर रस और भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस का प्रयोग किया जाता है, जिस सभी समझिए कि आपके मन में एक प्रकार से जो उत्तेजना आती है उससे संबंधित है, तो यहाँ पर ओज गुण हो जाएगा। 321, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो में कौन सा काव्य गुण हो जाएगा, तो इसमें काव्य गुण हो जाएगा ओज गुण क्योंकि उत्साह की बात है, उमंग की बात है। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने में हृदय में शांति का संचार, तो प्रसाद गुण हो जाएगा। कौन सा गुण, प्रसाद गुण। आगे है हे प्रभु आनंददाता हमको आनंद दीजिए पंक्ति में कौन सा गुण होगा, अब यहाँ हे प्रभु आनंददाता हमको आनंद दीजिए, भक्ति की बात हो रही तो इसमें प्रसाद गुण हो जाएगा। कौन सा गुण हो जाएगा,
प्रसाद गुण। तो 323 प्रश्नों को देखिए, जितने भी निचोड़ प्रश्न थे सभी प्रश्नों को हम लेकर आपके सम्मुख आए और भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों को हम लेकर आए। यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आ सकता है क्योंकि सभी प्रश्नों का निचोड़ हम लेकर आ गए। एक बार फिर से आपको बता दूं, जो भी विद्यार्थी भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी क्लिक कर दे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने का मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है। हम सिर्फ आप सब्सक्राइब करते इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आते हैं। साथ ही साथ अगर किन्हीं को सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीजीएल की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, इसके अलावा झारखंड का जेएसएससी पेपर 2 अगर में आप हिंदी लिए तो उसका संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही साथ एमसीक्यू भी दिए जाएंगे। इसके अलावा जो विद्यार्थी बिहार से हैं और बिहार का टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका विषय हिंदी है तो टीजीटी पीजीटी का संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध है। परीक्षा में एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आ सकता। अगर आप पूरी तैयारी कर लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे तो ये नोट्स आप हमसे प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ जो नेट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी हैं उनके लिए भी हिंदी साहित्य का संपूर्ण नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही साथ एमसीक्यू भी दिया जाएगा, वो भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ भारत के किसी भी राज्य के विद्यार्थी हों, अगर आप हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका प्रतियोगी परीक्षा में आपका विषय हिंदी है तो हिंदी का सिलेबस से संबंधित कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरा वहाँ पर नंबर है, उससे हमसे कांटेक्ट कीजिए, या फिर मेरा टेलीग्राम का ग्रुप का ऑफिशियल लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मालूम चल जाएगा किस प्रकार आपको पीडीएफ प्राप्त करने हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।